अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दरियाए सिंध के नीचे पाकिस्तान में सोने के ज़ख़ायर 28 लाख तोले सोने के ज़ख़ायर दरियाफ़्त हुए हैं और ये बहुत ही खुशी की ख़बर है पाकिस्तान के अंदर हमारी कौम के लिए। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इस ख़बर को इतनी जल्दबाज़ी में क्यों ब्रेक किया गया। इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर ये ख़बर बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है और इसमें जो है बहुत ज़्यादा जल्दी का मुज़ाहरा किया गया है। और इसमें एक चीज़ के ये समझनी होगी कि दरियाए सिंध के नीचे सोने के ज़ख़ायर अचानक कहाँ से आ गए भई। तो ये समझने की चीज़ ये है कि हिंदू कुश, काराकोरम और हिमालय के जो पहाड़ी सिलसिले हैं उसके नीचे ये सोने के ज़ख़ायर मौजूद थे और ये वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर दरियाए सिंध के नीचे आकर रुक गए। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जी प्लेट्स हिलीं, ज़मीन के नीचे प्लेट्स हिली हैं और प्लेट्स हिलने के बाद क्योंकि सोना जो होता है वो हैवी डेंसिटी का होता है, तो वो ट्रांसपोर्ट होकर नीचे उतरा। वो हिंदू कुश के जो पहाड़ी सिलसिले हैं काराकोरम के, वो हाइट पर हैं, वहाँ से ये नीचे उतरा और नीचे उतर के इसने यहाँ दरियाए सिंध की तरफ रुख किया और ये दरियाए सिंध की तरफ आकर डिपॉज़िट हो गया और दरियाए सिंध के नीचे सोने के ज़ख़ायर सारे डिपॉज़िट हो गए। एक तख़मीने के मुताबिक 28 लाख तोला सोना है जो कि ये डिपॉज़िट हुआ है दरियाए सिंध के नीचे आकर। ये सारा सोना उधर से आया है, डिपॉज़िट हुआ है, रीट्रांसप्लांट हुआ है, रीट्रांसपोर्ट हुआ है और ये आकर यहाँ पर रुका है दरियाए सिंध के पास और इसकी यहाँ पर इस वक्त दरियाफ़्त हो चुकी है। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ख़बर को इतनी जल्दी क्यों ब्रेक किया गया। ठीक है, देखें इससे पहले भी हम नुकसानात उठा चुके हैं। ठीक है, इससे पहले हमने नुकसानात उठाए, रेकोडिक में हमने सोने की दरियाफ़्त की, जो इससे भी बड़े ज़ख़ायर थे, उससे हम फ़ायदा नहीं उठा सके और उसमें हमने नुकसान उठाया, वो प्रोजेक्ट हमारा डंप हो गया। हमें ये चाहिए था कि हम इसमें जल्दी नहीं करते बल्कि हम पहले इस प्रोजेक्ट की फ़िज़िबिलिटी बनाते। फ़िज़िबिलिटी रिपोर्ट बनाने के बाद और उसके बाद जितनी भी रिपोर्ट्स हमें तैयार करनी थी, करने के बाद जब हम ये देख लेते कि प्रोजेक्ट हमारे लिए सस्टेनेबल है और इसमें हमें प्रॉफ़िट होगा, तो हम इसको फिर ख़बर को ब्रेक करते और मंज़र आम पे लाते। ये हमने जल्दी की है। फ़िज़िबिलिटी रिपोर्ट में हमें ये पता चल जाता कि जी इसमें हमें कॉस्ट कितनी आएगी एक्सट्रैक्ट करने में गोल्ड को टोटल। देखें अगर हम ₹100 कॉस्ट आ रही है तो ₹1000 प्रॉफ़िट अगर हमें होगा तो हम इसको फिर माइनिंग की तरफ जाते, अदरवाइज़ माइनिंग की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। प्रोजेक्ट छोटा होता, नॉट फ़िज़िबल होता, इसको हम बिल्कुल छोड़ देते बीच में और ऐसे कई बार दुनिया में होता रहा है, प्रोजेक्ट को छोड़ दिया गया कि वो फ़िज़िबिलिटी के अंदर नहीं आ रहा और हमें इसमें वारा नहीं है। तो ये हमने नहीं किया, फ़िज़िबिलिटी बनने से पहले ही प्रोजेक्ट को हमने ब्रेक कर दिया मीडिया के ऊपर और इससे पहले हम रेकोडिक में ये देख चुके हैं कि हमारे साथ क्या-क्या मामलात हुए। हमने कैनेडियन कंपनी को उसका एग्रीमेंट साइन किया और उसके बाद कैनेडियन कंपनी से हमारा एग्रीमेंट ख़राब हुआ, मुआहदा हमारा खिलाफ़ वर्ज़ी की हमने मुआहदे की। वो कंपनी चली गई कोर्ट में जाके उसने पेनल्टी चार्ज करी हम पे, हमने पेनल्टी पे करी। पेनल्टी पे करके हमने उस कंपनी से पीछा छुड़ाया, वो कंपनी तो चली गई। रेकोडिक का जितना भी सोना था वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो सका, वो सारा हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल बेकार हो गया और उसके बाद हम फिर वही आज गलती वही करने जा रहे हैं। हम इस प्रोजेक्ट को लेके भी जल्दबाज़ी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, तो ये मेरी समझ से बाहर है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कौम का असासा है, कौम का एसेट्स है, ठीक है? इसके लिए जल्दबाज़ी की का मुज़ाहरा करना नहीं चाहिए था बिल्कुल भी और मैं समझता हूँ कि इसमें 2 तरह के अवामिल हैं। इसमें मैं आपको 2 केस समझाने वाला हूँ कि जो सोने के ज़ख़ायर सामने आए हैं, इसके 2 केसेस हैं। एक बेस्ट केस है और एक वर्स्ट केस है। तो हम दोनों केसेस के ऊपर बात करेंगे कि वर्स्ट केस और बेस्ट केस में क्या डिफ़रेंस है। वर्स्ट केस के अंदर देखें सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है करप्शन। करप्शन बहुत ही अहम फैक्टर है हमारे जैसे कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। तो करप्शन जो है नहीं होनी चाहिए, अगर ये होती है तो फिर ये हमारा वर्स्ट केस हो जाएगा। और सेकंड नंबर के ऊपर जो चीज़ आती है वो आती है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बिल्कुल होती है और ये क्योंकि पानी के नीचे सोने के ज़ख़ायर दरियाफ़्त हुए हैं तो इसमें तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। क्योंकि जब हम वाटर के नीचे से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करेंगे, माइनिंग करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है इंडस रिवर का वो बिल्कुल ख़राब हो जाए और वो पीने के काबिल ना रहे। और हमारे पास पहले ही दरियाओं की कमी है और हमारे पास इंडस रिवर एक बहुत बड़ा दरिया है जो कि पाकिस्तान को चला रहा है और अगर ये ऐसा होता है तो पानी ख़राब होने की सूरत में हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान दूसरी साइड से हो भी सकता है। और तीसरा जो फैक्टर है वो है जियोपॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इसमें जो है चाइना हमारे साथ इंटरफेयर कर सकता है क्योंकि चाइना के साथ हम सी पैक ऑलरेडी कर रहे हैं, तो चाइना का इंटरेस्ट बिल्कुल होगा कि जी मुझे पाकिस्तान इसका एग्रीमेंट साइन कराया और मुझे स्ट्रेटजिक पार्टनर बनाया इस गोल्ड की माइनिंग
माइनिंग के लिए, ये चाइना चाहेगा। और जब चाइना चाहेगा तो दूसरे कंट्रीज़ के भी अब नज़रें इस पर लगी हुई होंगी, क्योंकि ख़बर वक्त से पहले ब्रेक कर दी गई है ना। तो दूसरे कंट्रीज़ भी चाहेंगे कि पाकिस्तान इस माइनिंग का प्रोजेक्ट हमें एग्रीमेंट साइन करे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमें बनाए। लेकिन पाकिस्तान अब सबको तो नहीं कर सकता, पाकिस्तान तो अपने फिजिबल जो कंट्री होगा, नियर कंट्री होगा, उसी को फिर ये डिलीवर करेगा ना एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट उसी से साइन करेगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनर उसी को बनाएगा। तो ये चीज़ हो गई एक वर्स्ट केस की। और अब हम आते हैं बेस्ट केस की तरफ। बेस्ट केस क्या हो सकता है? बेस्ट केस के अंदर नंबर वन चीज़ जो आती है वो आती है ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस होनी चाहिए जिसके अंदर नंबर वन पे, और नंबर टू के ऊपर जो चीज़ आती है, तो नंबर टू पे आती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर हम किस कंपनी को, किस कंट्री की कंपनी को जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाएंगे, इसकी माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, ये देखा जाएगा। जैसे रेकोडिक के अंदर हमने कैनेडियन कंपनी को दिया था, इसी तरह अब हम चाइनीज़ कंपनी को देंगे। किसको देंगे? तो वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के आ जाता है। ये सेकंड नंबर पे हो गया बेस्ट केस के अंदर। और थर्ड नंबर के ऊपर जो चीज़ आती है वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इतना अहम फैक्टर है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर हमने किसी का कर्ज़ देना हो और हम मोटरसाइकिल ख़रीद लें, उसको कर्ज़ ना दें, तो वो कर्ज़दार हमारे दरवाजे पे आ जाता है और बोलता है, भाई तूने मेरा कर्ज़ा देना है और तू वो नहीं दे रहा, और तूने नई मोटरसाइकिल ख़रीद ली, नई कार ख़रीद ली, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, पहले तू मेरा कर्ज़ा दे। तो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ भी यही सिचुएशन है, और ये होता आया है पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान के ऊपर जो है IMF और वर्ल्ड बैंक और अमेरिका बंदूक लेके खड़े हो जाते हैं कि भाई ये तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये माइनिंग, ये एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते किसी भी किस्म की, क्योंकि तुम हमारे मकरूज़ हो, पहले हमारा कर्ज़ा उतारो, उसके बाद ये करते रहना। तो इस चक्कर में पाकिस्तान महरूम हो जाता है अपने ज़खायर से, माइनिंग से, एक्सट्रैक्शन से, ईच एंड एवरीथिंग। ऑयल एंड गैस ही क्यों ना हो, कुछ भी पाकिस्तान जो है वो निकाल नहीं पाता, क्योंकि जब बंदूक रख दी जाती है कि तुम पहले ऐसा करो, वैसा करो, और हम फिर बशमूल कौम इज्तिमाई तौर पे फिर ब्लेम करते हैं कि जी हमारा जो मुल्क है वो बिका हुआ है और बिकाऊ है। तो ऐसा नहीं है, इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये हो गया वर्स्ट केस जी इस माइनिंग का।